चैप्टर नंबर 2, सोना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मेरे को पूरे 6 ना 7 2 9 9 5 14 चैप्टर में सबसे घटिया चैप्टर लगता है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल है नहीं, सारी की सारी क्या है, थियरी। कराना तो पड़ेगा जी। पढ़ो जी, पढ़ो, आओ, हेडिंग पढ़ो जी, हेडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हाँ भाई, पहले 2 अक्षर दोबारा से बताओ। 6 दिन लगा दिए पहले चैप्टर पे। पहले चैप्टर का नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब उसमें एक क्या लगा दिया, एनालिसिस, पोस्टमार्टम जी। कारण ढूंढना है, अच्छा हुआ क्यों हुआ, बुरा हुआ क्यों हुआ, अच्छा हुआ किस वजह से हुआ, उसी वजह को कंटिन्यू करो, बुरा हुआ किस वजह से हुआ, उस वजह को एलिमिनेट करो। दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आओ जी पढ़ें। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस है जी। किस चीज का? एनालाइजिंग व्हाट, जो कहां पड़ी है, टू अंडरस्टैंड एंड टेक, मायर और कैनेडी और मुलर यही कराएं, नीचे आओ। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ स्टडी ऑफ व्हाट, अमंग व्हाट वैल्यूज ऑफ इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ग्रॉस प्रॉफिट पता तुम्हें, और नेट सेल्स पता है? बोलो ये क्या है? दोबारा से अंग्रेजी पढ़ो, पैराग्राफ वाली। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइनेंशियल इन द, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड, हाँ, ये जो फाइनेंशियल वैल्यूज है। हाँ भाई, मैंने तुम्हें बोला तुम्हें मालूम है ग्रॉस प्रॉफिट, तुमने कहा हाँ मालूम है। नेट सेल्स मालूम है? बोलो, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वैल्यू है और ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वैल्यू है। ये बन गया रिलेशनशिप बिटवीन एंड, और ये बन गई जीपी रेशो। केडी रेशो? जीपी रेशो। जीपी की जगह लगा दो एनपी, नेट प्रॉफिट रेशो। एनपी की जगह लगा दो ओपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। सीए तुम्हारे वाले नहीं जो तुम करते हो, करंट एसेट्स, केड़े एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये कहां की इंफॉर्मेशन है? बैलेंस शीट। आपस में इनका क्या निकाल रहे हैं? रिलेशन। इसे क्या बोलते हैं? करंट रेशो। केड़ी रेशो? केड़ी रेशो? फिक्स्ड एसेट्स। क्या जी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कहां का समान है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहां का समान है? बीच में क्या ढूंढ लिया? रिलेशन। इसे बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। केड़ी रेशो? आपकी टर्नओवर है जी 2 करोड़ और आपके फिक्स्ड एसेट है जी 1 करोड़। तो 1 करोड़ के फिक्स्ड एसेट्स आपको साल में कितने की सेल दे रहे हैं? 2 करोड़। ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आइसोलेशन में आपको कुछ नहीं बताती। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइसोलेशन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट, आपकी वाली तो ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं निकाल के देती, वो भी खुद निकालना पड़ता है। ये सिर्फ क्या निकाल के देती है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और बैलेंस शीट आपको क्या बताती है? इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड बैलेंस शीट। वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूटिलाइज करना है। ROI सुना होगा, बिजनेस स्टडीज का सिलेबस खत्म हो गया है ना?
रेट ऑफ रिटर्न नहीं जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब नेट प्रॉफिट तो कौन दे रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट दे रही है, हमें नेट प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड। पड़ी हुई है बैलेंस शीट में, ढूंढनी हमें खुद है। अब आरओआई जो है अच्छी रेशो है कि नहीं जी? बोलो। अगर किसी के धंधे में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसको बोलोगे भाई तेरी आरओआई की नहीं है, वो कहूगा 25%। ਇਹਦਾ मतलब ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ 4 ਸਾਲ ਚ ਤੁਹਾਡੇ 100 ਰੁਪਏ ਪੂਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਈ ਕਮਾਈ, ऐसा ही मौजा ही मौजा, है ना? हाँ, लगता ही है, होता कुछ नहीं ऐसा। पॉइंट समझ में आया जी? सो दिस इज आरओआई। क्लियर है जी? अब समझ में आया जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अभी हम सिर्फ उसका मतलब समझ रहे हैं, उसको करते कैसे हैं? बाय अप्लाइंग चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5। आओ जी, 3 लाइनें पढ़ा दी थी जी, अब चौथी पढ़ो, समझा चुका हूं मैं आपको। द डेटा गिवन इन वेयर इज और इनटू सिंपल एंड वैल्यूएबल एंड रिलेशनशिप्स आर बिटवीन द इंटरडिपेंडेंट और एलिमेंट्स ऑफ, और सब पढ़ा सामने बोर्ड पे। हाँ जी, सेम स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ P&L, डिफरेंट स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट। अब जो डेटा ये सारा कुछ कहां से निकाला है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मोल्ड किया है और फिर इससे जो है हमने रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश किया है। चलो जी नेक्स्ट, अब आ गया जी मीनिंग। दिस की जगह द कर लो। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, establishing relationship and interpretation thereof to understand the working and financial position of a business is known as analysis of financial statements. The term financial analysis include two things. First one is analysis and the second one is interpretation. Analysis is concerned with ये जो कर रहे हैं सारा कुछ, ये जो रेशोस के नाम लिख के दिखाए हैं, that is analysis. एंड इंटरप्रिटेशन क्या है जी? इंटरप्रिटेशन चाहिए जी जो इंटरप्रेट करने वाला बंदा उसकी नॉलेज पे। क्या लिखा? ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? कितना? हाँ जी, RFO क्या लिखा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम। हाँ भाई, कितने की है सेल्स? 2.5 लाख। कितने की? सुना नहीं जी? कितने की सेल? हाँ जी, 20 लाख। अब अगर अनपढ़ आदमी हो तो वो कहेगा ला ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 तो कितना हो गया? 2 लाख चढ़ाई है। 2.5 लाख की सेल्स थी, कितनी हो गई? 20 लाख की। ठीक है जी। अब मैनेजर बहुत बढ़िया पुत्र मेरा, बहुत बढ़िया तरक्की हो रही है। अब जो पढ़ा लिखा होगा वो कहेगा हाथ इत्थे रखो, जरा थापी मार रहे हो ना, इत्थे रखो। 5 लाख अपॉन 2.5 लाख इंटू 100, 5 5 25, किन्ने परसेंट? 20% कमा रहे सी आप 2.5 लाख का माल बेच के। यस और नो? हाँ जी। 2 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, किन्ने परसेंट रह गया? वो हाथ रखा हुआ था ना जी, काम पे मारो। तो दिस इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन।
कि हम जो सोच रहे थे, फैक्ट्स कैन बी मिसलीडिंग इफ यू डोंट इंटरप्रेट देम करेक्टली। तो हमारी परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं हुई जी। हमने सेल्स जो है 2.5 लाख से कितनी ले गए हम, 20 लाख, लेकिन कमाया क्या? फिर लंगर ही लगा दो। पॉइंट समझ में आया ना? जब आप 2.5 लाख रुपया 2.5 लाख की सेल कर रहे थे तो कितने परसेंट कमा रहे थे, अब कितने परसेंट कमा रहे हैं? दिस इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। चलिए, इंटरप्रिटेशन इज कंसर्न्ड विद एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइनेंशियल डेटा। नेक्स्ट, the two terms are complementary to each other. Analysis is not much use without the interpretation of analysis. Financial statement analysis provide information about, पढ़ो जी क्या लिखा, liquidity, आगे जी, आगे जी, आगे जी, ये 4 ना तरीके की रेशोस करेंगे चौथे चैप्टर में जाके, जिनका नाम होगा लिक्विडिटी रेशोस, सॉल्वेंसी रेशोस, टर्नओवर रेशोस एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अंडरटेकन बाय whom जी? और 2 क्रेडिट वर्दी, फाइनेंशियल साउंडनेस एंड अर्निंग पोटेंशियल, किसका जी? टूल्स और टेक्निक्स ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट जनाब चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है जी, जब वहां जाएंगे तो अपने आप मतलब समझ जाएंगे। रेशियो एनालिसिस चैप्टर नंबर 4 है एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 5 है। अगली हेडिंग, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहली टाइप जी, दूसरी टाइप जी, कौन करेगा? एक्सटर्नल, जिनके पास ज्यादा डिटेल रिकॉर्ड और उन्हें डिपेंड होना पड़ेगा किसके ऊपर? पब्लिश्ड अकाउंट्स के ऊपर, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट, डायरेक्टर एंड ऑडिटर रिपोर्ट, जो कि एनुअल रिपोर्ट के कंटेंट्स हैं। ये एनालिसिस करते हैं इन्वेस्टर्स, लेंडर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड रिसर्च स्कॉलर्स। अगला कैटेगरी मैनेजमेंट करती है जी, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सच एनालिसिस इज दैट द मैनेजमेंट हैज एक्सेस टू all the information of the enterprise and therefore the analysis is more detailed, extensive and accurate. हाँ जी, अगली आइटम जी क्या लिखी है? हॉरिजॉन्टल, ऐसे जाता है जी। आगे डायनामिक, विच कीप्स ऑन चेंजिंग। इसके साथ 3 और सिनोनिम्स लिखो। इंट्रा फर्म एनालिसिस, इंट्रा फर्म एनालिसिस स्लैश डाल के लिखो। टाइम सीरीज एनालिसिस, इंट्रा फर्म एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस, फिर स्लैश डाल के लिखो ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस। दूसरी हेडिंग क्या है जी? इसके साथ भी नाम लिखो जी। इंटर फर्म एनालिसिस, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, क्रॉस सेक्शनल, SECTIONAL। आओ जी, पहला केड़ा जी? हॉरिजॉन्टल। ये एनालिसिस किया जाता है टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगले 4 वर्ड अंडरलाइन कर लो, फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। ये टाइम सीरीज एनालिसिस है, इसमें फाइनेंशियल डेटा का कंपैरिजन होता है डिफरेंट ईयर्स का अगेंस्ट अ चोजन बेस ईयर। अगर याद हो 11वीं क्लास स्टैटिस्टिक्स इंडेक्स नंबर, इट इज यूजफुल फॉर ट्रेंड एनालिसिस एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। एग्जांपल अंडरलाइन कर लो जी, कौन है इसका एग्जांपल? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। कल पता चल जाएगा जी जब आप हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करेंगे, जब आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाएंगे। अगली आइटम क्या लिखी है जी? वर्टिकल और स्टैटिक मींस व्हिच इज स्टैग्नेंट, व्हिच डजंट चेंज। This analysis is made to review and analyze the financial statements of 1 year only. It is a cross-sectional analysis. Analysis of financial statements relating to a particular accounting year is an example of
This type of analysis, such analysis is useful in comparing the performance of several companies of the same type or divisions or departments in one enterprise. Next जी, दो तीन चार पांच, चलो जी, ये और तीसरा चैप्टर कल शुरू करेंगे जी। चैप्टर नंबर 2 जी, 2.3 पेज, हॉरिजॉन्टल और डायनामिक एनालिसिस कर लिया था। 2.4 पेज, डिस्टिंक्शन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस। पीरियड जी, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में 2 या 2 से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड्स लगते हैं, वर्टिकल में 1। कंपोनेंट्स, it deals with same items of different periods, it deals with different items of same period। इंफॉर्मेशन, हॉरिजॉन्टल में एब्सोल्यूट और परसेंटेज की फॉर्म में इंफॉर्मेशन आती है, वर्टिकल में परसेंटेज की फॉर्म, परसेंटेज की टर्म्स में आती है। हॉरिजॉन्टल टाइम सीरीज एनालिसिस में यूज होता है, वर्टिकल क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस में। हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ कंपैरिजन है, वर्टिकल स्टेप टुवर्ड्स कंपैरिजन है। पीछे आपने जब वर्टिकल किया था तो रेशियो एनालिसिस अंडरलाइन कर लिया था, 2.3 पेज। इट्स एन एग्जांपल ऑफ वर्टिकल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। नीचे चेक करिए जी, इंट्रा फर्म कंपैरिजन एंड इंटर फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म कंपैरिजन में हम फाइनेंशियल वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं एक ही एंटरप्राइज के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसीलिए इसे इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहते हैं, टाइम सीरीज कहते हैं और ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं। चेक कीजिए, नीचे आपको नेट प्रॉफिट रेशियो एक्स लिमिटेड की 5 साल की निकाल के दे रखी है, 20, 21, 22, 23, 24। हाँ जी, क्या ट्रेंड फॉर्म हो रहा है? हर साल नेट प्रॉफिट रेशियो it is declining over a period of last 5 years. The main objective of time series analysis is to observe the behavior of the same ratio over a given period of time. It evaluates the financial performance and position of the firm during given period. अब आगे जी केडी comparison, 2 or more enterprises or firms is known as interfirm comparison if you are doing comparison of 2 or more enterprises. It compares financial variables of 2 or more enterprises or firms to determine their competitive position. अगले को बिग ब्रैकेट में डाल लो, when single set of statements of 2 firms is compared, it is also known as cross sectional analysis. एग्जाम्पल नीचे फिर से नेट प्रॉफिट रेशियो की दे रखी है। Now we have 3 different perspectives: X limited, Y limited, Z limited and industry. X की नेट प्रॉफिट रेशियो, ध्यान दीजिए, ये जो नेट प्रॉफिट रेशियो है ये किस साल की है? 24। कौन से एनालिसिस का एग्जाम्पल है ये? कौन से कंपैरिजन का एग्जाम्पल है ये? सुना नहीं? ऊपर चेक करो, टॉप ऑफ द पेज जो आपका वर्टिकल एनालिसिस है उसमें लिखा है इट डील्स विद डिफरेंट आइटम्स ऑफ, और हॉरिजॉन्टल में चेक करो इट डील्स विद। अब पहला इंट्रा फर्म कंपैरिजन, सेम आइटम, दैट इज नेट प्रॉफिट रेशियो ऑफ डिफरेंट ईयर्स। इंटर फर्म कंपैरिजन चेक करो, आपकी जो नेट प्रॉफिट रेशियो है वो आपकी, अभी आइटम तो एक ही है लेकिन आपके जो बिजनेसेस हैं, अब देखो पीरियड सेम है कि डिफरेंट है? सुना नहीं जी? सेम पीरियड है जी।
चलिए, इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड क्या है नेट प्रॉफिट रेशियो में? तो Z लिमिटेड जो है वो सबसे नजदीक है और X लिमिटेड सबसे, अब Y लिमिटेड X और Z के बीच में है जी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस टू असर्टेन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द बिजनेस इन द इंडस्ट्री बाय हाईलाइटिंग वीक एरियाज एंड टेकिंग द करेक्टिव एक्शंस। अगला क्या है जी हेडिंग? प्रोसेस ऑफ, पहली हेडिंग पढ़ो, फिर बस यही याद करना, रीअरेंजमेंट, कंपैरिजन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जब थ्योरेटिकल आता होता था सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, तो ये जो है वो आपके पूरे 12th स्टैंडर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। पहला जी, असेसिंग द अर्निंग कैपेसिटी और on the basis of financial analysis the earning capacity or profitability of an enterprise can be assessed। same heading को एक लाइन में चिपका दिया। in addition to the earning capacity of the enterprise in coming years may also be forecast। सारे एक्सटर्नल यूजर्स स्पेशली इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। सेकेंड जी, असेसिंग व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर द मैनेजर्स हैव बीन एफिशिएंट and the areas where they have been inefficient। for example, by using accounting ratios it is possible to analyze relative proportion of production, administrative and marketing expenses। any favorable or unfavorable variation can be identified and the reasons thereof can be ascertained to pinpoint managerial efficiency or inefficiency। अगर आपके एक साल में जो ये खर्चे हैं प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव और मार्केटिंग के, अगर अपना सेटअप है 70%, 20% एंड 10%, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग, खर्चा आपका 2023-24, 2024-25 55% रह गया जी, 30% बढ़ गया जी, और ये आ गया जी आपका 15%। अब ये अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग डिपार्टमेंट है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछा जाएगा भाई तुमने खर्चा कैसे कम कर लिया? माल सस्ता मिलने लग गया कि लो क्वालिटी का लेने लग गए, कि तुमने कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ज्यादा तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन वाले को पूछा भाई 10% खर्चा बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेट करने में ज्यादा लग रहा है, बताओ रीजंस क्या हैं? क्या जो है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बढ़ गई है? और मार्केटिंग वाले को कह रहे हैं भाई तुम 5% ज्यादा खर्चा कर रहे हो, तो फिर सेल्स दिखाओ, टारगेट अपना रिजल्ट दिखाओ कि तुम पर 5% खर्चा ज्यादा क्यों हो रहा है। So this can be found out with the help of ratios। Next, meaning जी क्या लिखी है हेडिंग जी? Assessing what? Short term and solvency of the, short term solvency का मतलब होता है whether the business will be able to pay off its current liability within a period of 12 months or operating cycle from the date of the balance sheet, or long term solvency whether they will be able to pay off their non-current liabilities after the period of 12 months or after the period of operating cycle from the date of the balance sheet। अब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से दोनों चीजें डिटरमाइन होती हैं। हम अगले से अगला चैप्टर करेंगे, उसमें एक रेशियोज की कैटेगरी होगी लिक्विडिटी रेशियोज, दूसरी रेशियोज की कैटेगरी होगी सॉल्वेंसी रेशियोज। एक पर्टिकुलर कैटेगरी डेडिकेटेड है टू फाइंड आउट शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन और एक पर्टिकुलर कैटेगरी डेडिकेटेड है टू फाइंड आउट लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन। अब कौन किस में इंटरेस्टेड होता है जी? क्रेडिटर को चाहिए शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, दैट इज एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। डिबेंचर होल्डर और लेंडर को चाहिए लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी, लॉन्ग टर्म प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट की रीपेमेंट के लिए। नेक्स्ट जी, इंटरफर्म
कंपैरिजन, अगर आपने खुद का अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करके रखा होगा तभी आप उसका एनालिसिस, उसका कंपैरिजन दूसरी फर्म के साथ कर पाओगे. Interfirm comparison becomes easy with the help of financial analysis. It helps an enterprise in assessing its own performance as well as that of others if mergers and acquisitions are to be considered. Next is forecasting and preparing budgets. Past financial statement analysis helps in assessing developments in future, especially in the next year. For example, given a certain investment, it may be possible to forecast the next year's profits on the basis of earning capacity. ROI जी, net profit ratio जी, जितना इन्वेस्ट करोगे उसके हिसाब से आप ROI लगा लो, net profit ratio लगा लो, आप पता लगा पाओगे कि हम कितना कमा पाएंगे. And analysis does help in forecasting, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में और बजट्स को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है. Explainable and understandable जी, financial analysis helps the users of the financial statements to understand the complicated matter in a simplified manner. फाइनेंशियल डेटा को ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जा सकता है चार्ट्स, ग्राफ्स और डायग्राम्स की हेल्प से, जिससे वो इजीली एक्सप्लेनेबल भी हो जाते हैं और अंडरस्टूड भी हो जाते हैं. नेक्स्ट क्या लिखा है जी? हेडिंग प्लीज. यूजेस ऑफ. On the basis of financial analysis, we can take a variety of decisions in various areas such as security analysis, credit analysis, debt analysis, dividend decision, general business analysis. हाँ जी, पहला क्या है जी? ये करते हैं इन्वेस्टर जी. It is a process by which the investors comes to know whether the firm is fulfilling his expectation. अब उसकी expectation किस किस चीज से है? With regard to payment of dividend, कैपिटल एप्रिसिएशन, सिक्योरिटी ऑफ मनी. ये करते हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट जो किस चीज में इंटरेस्टेड हैं? आपके बिजनेस की कैश जनरेटिंग एबिलिटी, डिविडेंड पे आउट पॉलिसी एंड बिहेवियर ऑफ शेयर प्राइसेस. बस करो भाई. नेक्स्ट इज क्रेडिट एनालिसिस. ये एनालिसिस यूजफुल होता है जी जब हमने नए कस्टमर को या डीलर को क्रेडिट ऑफर करना है. The manager of the firm would like to know whether to allow or extend credit to them or not. Such analysis is also useful for a bank before granting loan. Debt analysis. Such analysis done by the firm to know its own borrowing capacity. कि मार्केट उसे कितना उधार दे सकती है. Dividend decision जी. Financial analysis firm की हेल्प करता है डिविडेंड डिसीजन में भी. मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि जो कमाया है उसमें से कितना बचा के रखना है और कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है. ये डिसीजंस इंडिकेट करते हैं फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी एंड टू सम एक्सटेंट अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ शेयर प्राइसेस. जनरल बिजनेस एनालिसिस. फाइनेंशियल एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई की प्रॉफिट ड्राइवर्स एंड बिजनेस रिस्क्स in order to assess the profit potential of the firm. जो uses of financial statement analysis है ना, security analysis, credit analysis, debt analysis, not that much important जी. Parties interested in financial statement analysis. हाँ भाई, कौन सी parties interested थी financial statements में? सारी उनके एनालिसिस में भी इंटरेस्टेड होंगी. आजो मैनेजमेंट को ओवरऑल और सेगमेंट वाइज एफिशिएंसी दोनों चाहिए. It helps them in decision making, controlling and self evaluation. Employees and trade unions जी. Employees better emoluments, bonus, working condition, security में interested होते हैं, इसलिए they are always interested in profitability, operational sustainability and financial strength. Trade unions भी financial analysis में interested होती हैं because the degree of profitability helps them in negotiating and entering into revised wage agreements with the employers. Shareholder, owner, investor, उन्होंने सेविंग इन्वेस्ट कर रखी है जी. प्रॉफिटेबिलिटी और सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट जानना चाहते हैं whether the business is profitable, has growth potential and its progress is on expected lines or not. Potential investors जो आपके धंधे में पैसा लगाना चाहते हैं वो आज की प्रॉफिटेबिलिटी में भी इंटरेस्टेड हैं जी और फाइनेंशियल पोजीशन में और फ्यूचर की भी जी.
ताकि उन्हें पता चल सके कि उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। सप्लायर्स और क्रेडिटर्स शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जी, ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज उनको बता देगी। ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस दे डिसाइड वेदर दे शुड अलाउ और एक्सटेंड क्रेडिट टू द एंटरप्राइज और नॉट। फिर आते हैं जी बैंकर्स एंड लेंडर्स, लोन देते हैं जी, ये रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए ड्यू डेट्स पे। ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों सॉल्वेंसी में इंटरेस्टेड होते हैं। रिसर्चर्स ये एनालाइज करते हैं जी प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, फाइनेंशियल पोजीशन, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस और इंडस्ट्री। They may be interested in analyzing the data of different aspects of a business like purchase, sale, operating cost, particular type of expenditure, etc. Regulatory authority आ गई जी, registrar of companies, SEBI, income tax, etc. would like to know that financial statements are prepared in conformity with the specified laws and rules and safeguard the interests of all the concerned agencies. Tax authorities are interested in ensuring proper assessment of tax liabilities of the enterprise as per the laws in force from time to time. Customer चाहता है जी information about the continuance of an enterprise, especially when they have a long-term involvement with or are dependent on the enterprise. अगली heading जी, पहली जी, जो चीज बीत चुकी है उसी का analysis है जी। It analyzes what has happened till date. It doesn't reflect the future. Investor, shareholder are more interested in knowing the likely position and ignores what ji? Price level changes and purchasing power of money are inversely related. A change in PA price level make analysis of financial statements of different accounting years invalid because accounting record ignores change in the value of money, ignores the qualitative aspect. Since the financial statements are confined to monetary matters alone, the qualitative aspects like quality of management, quality of staff, public relations are ignored while carrying out the analysis of financial statements. जो लिमिटेशन आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगी वही लिमिटेशन किस में आ जाएगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस में, बिकॉज बेसिकली आप एनालिसिस किसका कर रहे हो? फ्री फ्रॉम बायस नहीं है जी। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में चॉइस लगती है अकाउंटेंट की, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में लगती है, इसलिए सब्जेक्टिविटी जो है वो आ जाती है और पर्सनल बायस भी आ जाता है। नेक्स्ट, फॉर इंटर फर्म कंपैरिजन, अगर दो फर्मों का कंपैरिजन कर रहे हो तो दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफरेंट होनी चाहिए कि सेम होनी चाहिए? डिफरेंट होंगी तो फिर आप कंपैरिजन नहीं कर सकते जी। विंडो ड्रेसिंग रेफर्स टू प्रेजेंटिंग अ बेटर पिक्चर देन व्हाट एक्चुअली इट इज। On account of such a situation, financial analysis may give false information to the users. इसकी जो थ्योरी है जी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आनी है। 2.9 पेज से लेकर 2.12 पेज तक आपके क्वेश्चंस हैं जी। फिर टेस्ट योर नॉलेज के लिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं जी इन्होंने, और 16 दे रखे हैं, साथ में स्कैनर दे रखा आंसर्स के लिए।